हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आयरन एंड वेलवेट। अभी केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया है, वो भी कहीं ना कहीं जर्नलिज्म या फिर अपन एक आर्टिकल की बात करते रहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 दैट इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उस पे एक स्ट्राइक करने की कोशिश की है। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। मैनी मोर बैंक्स, आरबीआई ने अभी अपनी एक कमेटी इस्टेब्लिश की थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन बेसिस आरबीआई ने एक मानस बनाया है कि जो भी एनबीएफसीज हैं जिनका रिकॉर्ड पिछले 10 साल है और जिनका टोटल एसेट अगर देखा जाए 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको अब बैंक्स में कन्वर्ट करने की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल भी देखेंगे। देन कम्स पेइंग फॉर पॉइजन, कि किस तरीके से दिल्ली और या फिर एनसीआर की बात करें या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात की जाए जो कि वर्ल्ड में हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है, वहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम किस तरीके से है और क्यों इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है थ्रू सब्सिडीज। पूरा मुद्दा जानेंगे क्या है। ठीक है, पावर इन द एयर, इस आर्टिकल में एक ही चीज़ बताई जा रही है मेन, दैट इज़ इंडिया की एयरफोर्स ने आर्मी के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। चाहे एलएसी के अगेंस्ट एलएसी के अक्रॉस हम देखें, चाइना ने एग्रेशन शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिखाया, फिर उसके बाद में आज इंडिया की तरफ से देखोगे तो जितने भी जेट फाइटर्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं उनका मूवमेंट लद्दाख या लेह वाले रीजन में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की अपनी तरफ से एक जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो कहीं ना कहीं शो होती हुई दिखाई दे रही है। और लास्ट में राइटर यही बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छे से काम करती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट में ये वाले 2 पैराग्राफ्स हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, क्योंकि ये 2 पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखो, एयरफोर्स और मिलिट्री ये तो अपना काम कर ही रहे हैं और पिछले 2 दशकों से पहले जो हमारा हाल था उससे थोड़ा बेटर कंडीशन में आज हम हैं, अगर ईस्टर्न लद्दाख या एलएसी के अक्रॉस हम बात देखें पर्टिकुलरली। ठीक है, अब बात की जाती है कि किस तरीके से हम आगे और अच्छे से चाइना को टैकल कर सकते हैं। देखो, मॉडर्न एयर पावर की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारे टारगेट्स करने की ज़रूरत होती है और हमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बेस्ड काम करने की ज़रूरत होती है। अब आप देखोगे कि जिस तरीके से आज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, चाहे वो इमेजिंग के लिए हो या फिर इंफ्रारेड बेस्ड इक्विपमेंट हो, कम्युनिकेशन बेस्ड इक्विपमेंट हो या नेविगेशन इनेबलिंग सैटेलाइट्स हो, इनकी अगर बात करें तो आज के टाइम पे जियो स्ट्रेटेजिकली जियो पॉलिटिकल इशूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बात ठीक है कि चाइना इस सारे इशू में कहीं ना कहीं हमारे से, इन सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में देखोगे तो चाइना हमसे सुपीरियर है, पर इंडिया ने भी बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश की है कि चाइना के साथ में स्पेस में जो रेस है उसको छोड़ करके या फिर स्पेस रेस में चाइना के साथ में compete ना करके मिलिट्री सेगमेंट में स्पेस का कैसे यूज़ किया जाए उस पर इंडिया ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जैसे कि डिफेंस स्पेस एजेंसी को स्टैब्लिश करना, ये अपने आप में एक सही दिशा में कदम है। दूसरा हम देखेंगे जो यूएवीज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिनको हम ड्रोन बोलते हैं, उनका यूज़ करना हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड। तीसरा इसके अंदर इसमें हम देख सकते हैं एयर बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में एक गैप दिखाई देता है और इंडिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से भांपा है और इस पर अभी काम किया जा रहा है। स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन या फिर सिग्नल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो सैटेलाइट्स के बेसिस पे इंडिया धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देख सकते हैं एक ऑर्डर ऑफ बैटल को देखें, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में आप टैकल करने के लिए रेडी हो, इसलिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इंडिया कहीं ना कहीं इन पे ध्यान भी दे रहा है। जब कभी भी ग्राउंड पर कोई भी इश्यूज आते रहते हैं, जैसे अभी हम देखें कि आने वाले कई हफ्तों के अंदर जैसे जैसे अब सर्दियां बढ़ रही हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरीके से ग्राउंड पे मूवमेंट हो रहा है एलएसी के अक्रॉस में। ठीक है, तो उसको अगर सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्जर्व किया जाए तो दैट विल बी कन्वीनियंट। ठीक, तो इसीलिए एरोस्पेस सेगमेंट एक अपने आप में डेटरेंस का काम कर ही रहा है कि कैसे भी करके आज देखो चाइना की उधर पीएलए अगर डिप्लॉयड है तो हमारी तरफ से भी देखो मिग, सुखोई, राफेल, चिनूक, अपाचे, ये सारे जितने भी हमारे पास में हेलीकॉप्टर्स या
एक कहते हैं ना फाइटर जेट्स अवेलेबल है, इनका मूवमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें एक डेटरेंस लाने की ज़रूरत है, जिस पे भी काम किया जा रहा है। इंटेलिजेंस गैदरिंग की भी ज़रूरत है, तो सर्विलांस को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो रिकॉनिसेंस को भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रेटेजिक स्टैब्लिशमेंट्स पे हम एक आंखें गड़ा के रख सकें एलएसी पर, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कोई भी एस्केलेशन बढ़े तो हम उसके लिए रेडी रहें। कहने का मतलब यही है, ये अपने आप में सजेशन दिए हैं और इस तरफ कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया भी है। बाकी चीज़ें तो अभी करंट सिचुएशन बता रहे हैं कि किस तरीके से कारगिल में एयरफोर्स ने काम अच्छे से किया था, वही चीज़ अब एयरफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है आर्मी को। आर्मी अगर ग्राउंड लेवल पे कहीं कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि अभी बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़बारी होना शुरू हो जाएगी, तो उन परिस्थितियों में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में एयरफोर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है, और जो कर भी रही है। और साथ में जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर जो हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी इस्टेब्लिश की जा रही है, उसके बेसिस पे क्या किया जा सकता है, वो चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट आइडिया पेज पे अगर हम देखें तो फर्स्ट आर्टिकल है आइडिया पेज का इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड टू विन। किस तरीके से आज डिवाइडेड वर्ल्ड को यूनाइटेड वर्ल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। थोड़े से हाइपोथेटिकल सजेशंस हैं, आज की करंट सिचुएशन को देखें, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है, 6-7 सजेशन से देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये, आर्टिकल बहुत ही शानदार है। वाटर बॉम्ब इन द हिमालयाज, ये किस तरीके से ब्रह्मपुत्रा रिवर पे चाइना अपने डैम बना रहा है बड़े बड़े, तो इसकी वजह से क्या क्या इकोलॉजिकल और कितने सर्वाइवल के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है इंडियन पॉपुलेशन को अलोंग विद बांग्लादेश की पॉपुलेशन। ठीक है, ये आर्टिकल भी देखेंगे, और ये आर्टिकल आप खुद पढ़ लेना प्लीज़, क्योंकि इसमें कुछ माइक्रो डेटा है जो शायद हमारे काम का ना हो, बट आप पढ़ जरूर लेना, एक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी, जिसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में फ्री में खाना देना या फिर मिनिमम चार्जेस लेकर के खाना देना वो प्रोवाइड करने का था, तो अभी क्या नवंबर एंड में ख़त्म हो जाएगा। तो राइटर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस स्कीम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके इफेक्ट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो गरीब या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी हमें अभी भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है आयरन इन वेलवेट। केरला गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है और उन्होंने एक अमेंडमेंट डिक्लेयर किया है, मतलब एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई है कि कैसे भी करके मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट जो कि थ्रेटनिंग हो या अब्यूजिव हो या ह्यूमिलिएटिंग होगी, तो वहाँ पर कोर्सिव पनिशमेंट दी जाएगी, जेल में रख दिया जाएगा जिसने भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ पर आर्टिकल में एक चीज़ बोली जाती है कि इस डिसीजन से तो केरला गवर्नमेंट ने सभी रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं, मतलब ज़्यादातर रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट देखा जाए तो इस तरीके के स्टांस को, गवर्नमेंट के स्टांस को, जिसमें सोशल मीडिया पे अगर कोई स्टेटमेंट दे दी जाए वो रियलिटी बेस्ड है, बस ये ही कह के कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर रही है, या फिर गवर्नमेंट ये सोचे कि भाई हमारे खिलाफ में कोई बोल रहा है तो उसको क्या जेल में बिठा दोगे आप। ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है। किस बेसिस पे, यहाँ पर देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 66A जो है उसको गवर्नमेंट यूज़ किया करती थी, जो भी डिसेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिया जाता था ऑनलाइन पोस्ट के बेसिस पे, ये कह के कि ये ऑफेंसिव पोस्ट्स हैं, तो इंडिविजुअल्स को जेल में डाल दिया जाता था। तो ये तो आप देख सकते हो भाई कि केवल एक पोस्ट मेयरली ऑफेंसिव या फिर एनोइंग हो तो उसके बेसिस पे अगर आप जेल में डालते हो, तो हमारा जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको तो आप वायलेट कर रहे हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया और सीधा सा कह दिया गया था कि एक चिलिंग इफेक्ट ऑन स्पीच, इसके लिए ये सेगमेंट लायबल हो रहा है। कहने का मतलब कि जो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वैल्यूज़ होती हैं या जो फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है मीडिया को, या सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, तो उसको अगर आप इस तरीके से कब करोगे तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसी तरीके से केरला गवर्नमेंट का केरला पुलिस एक्ट भी था, उसका एक
एक्ट है उसका सेक्शन 118 है, उसको भी कहीं ना कहीं आप देखोगे वो इनडिसेंट स्टेटमेंट्स के बेसिस पे या फिर कोई भी कमेंट या कोई भी कॉल या कोई भी मैसेज उसके बेसिस पे उसको जेल दे दी जाती थी। तो आप देखोगे एपेक्स कोर्ट ने उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के स्ट्रक डाउन कर दिया था, इस सेक्शन को भी। कहने का मतलब जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वर्डिक्ट दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से ये कह के कि कोई भी अगर स्टेटमेंट थ्रेटनिंग हुआ, अब्यूजिव हुआ या ह्यूमिलिएटिंग हुआ, इसकी एक तो वेग है ये स्टेटमेंट्स, ये टर्म्स, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है और इनके बेसिस पे अगर आप किसी को सज़ा देते हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। दूसरा, अगर हम देखें ये ऑर्डिनेंस जो है एक ड्रैकोनियन चेंज लेकर के आ रहा है। केरला में आपको पता होना चाहिए लेफ्ट की गवर्नमेंट चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चल रहा है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। तो आप देखोगे इस अमेंडमेंट को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर और ये कह रहे हैं कि वुमेन, ट्रांसजेंडर पीपल, इनके अगेंस्ट में उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं डैमेज करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा है कि भाई हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसमें ऑलरेडी एनफ प्रोविजंस हैं जो कि इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए तैयार है। क्यों आप अपने खुद के, एक कहते हैं ना कि जो प्रोविजंस आपके पास में अवेलेबल है, जो आपके पास में लॉज हैं, आप उनको क्यों वेपनाइज कर रहे हो? महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देखो, हर तरफ चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे राइट पार्टी हो, चाहे सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं आज देखोगे तो अपनी खुद की एक सिक्योरिटी के लिए इस आर्टिकल 19 के प्रोविजंस को कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। अगर हम देखें आज आप देखोगे एक कमज़ोर की प्रोटेक्शन की बात करें, किसी भी कम्युनिटी सेंटिमेंट को एग्राइव कोई करे कि हाँ वाकई में किसी कम्युनिटी सेंटिमेंट को प्रॉब्लम में ला सकता है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, फेक न्यूज़ की बात करें, तब तो एक बात बनती है कि हाँ वाकई में हमें ये ऐसे प्रोविजंस लाने की ज़रूरत है। बट आप फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं एरोगेंट एटीट्यूड कहीं ना कहीं शो होता है हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनका। और इसको क्या बोला जा रहा है? इसको कि भाई नाम तो आप ले रहे हो नॉर्मल प्रोविजंस का, नॉर्मल मतलब एक्सट्रीम प्रोविजंस का, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम है, बट आप जो एक्चुअल में मतलब वेलवेट के ग्लव्स में आपके हाथ में क्या है? आयरन का वेपन, ठीक है? तो ये कोई नोबल इंटेंशन नहीं है और डेमोक्रेसी में तो एटलीस्ट। तो कहने की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आज हमारा देश, आज हमारी इंडियन पॉलिटिक्स हाइपर पोलराइज्ड है। सब लोग अपने हिसाब से फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं एक तरीके से यूँ देख रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट में कोई बोल रहा है, चाहे वो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, बहुत सोच समझ के क्रिटिसाइज को कर रहा हो, तो उसको ये कहा जाएगा कि भाई ये तो डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, इलेक्टेड अथॉरिटी पर अटैक हो रहा है। जबकि भाई डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका सामना भी तो करो एटलीस्ट। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको वेपनाइज करना, जर्नलिस्ट और जो सिटीजन्स हैं उनको रोकना, चाहे वो ट्विटर पे कुछ लिख रहे हैं या फेसबुक पोस्ट पे भी कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी उनका राइट आपने छोड़ दिया है। तो ये चीज़ तो वाकई में गलत है, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी ज़रूरत है कि ऐसे ऑर्डिनेंस को विड्रॉ किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट होने से पहले, क्योंकि एपेक्स कोर्ट में ये इशू जाएगा और एपेक्स कोर्ट का जो ऑलरेडी हमने देखा क्या वर्डिक्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मैनी मोर बैंक्स। इंडिया के पास में आज देखें तो हम ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, ना हमारे ऐसा कोई फूड शॉर्टेज की कमी है, ना फ्यूल की कमी है, ना एसेंशियल रॉ मटेरियल की कमी है। हाँ, ये बात ठीक है कि थोड़ा बहुत फाइनेंस की जो कलेक्शन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो हम देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाया तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा गया, वो भी अब रिकवरी के फेज़ में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब इंडिया अच्छी खासी कंडीशन में है, आज बुरे कंडीशन में तो हम नहीं कह सकते। बट दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो अभी भी ब्रोकन है, उसमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है तो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर, हमारा बैंकिंग सेक्टर है, उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में उनका टोटल जो एडवांस दिया हुआ है, अगर मार्केट के में देखें टोटल एडवांस एज कंपेयर टू देयर डिपॉजिट्स, वो
74 से मतलब 74 से 76% हुआ करता था। मतलब लोगों ने जितना पैसा उनके पास में डिपॉजिट किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास में, उसका कितना हिस्सा उन्होंने लैंड किया है वो 74 टू 76% से घटकर अब कितना हो गया, 60 टू 65%। बट आप देखोगे अभी भी ये कम नहीं है। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो इसका डर कहीं ना कहीं बैड लोन में या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट होने का लगा रहता है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर आने का जो स्कोप दिखाई दे रहा है वो अभी भी कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग है, क्योंकि आपको पता है अभी मॉरेटोरियम भी दे दिया गया है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन ये भी अवेल करा दिया गया है। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देखोगे कोई फैसिलिटी मतलब अभी तक भी कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग इशू बना हुआ है एनपीएज। ठीक है, जब से 2008 के सब प्राइम क्राइसिस आया उसके बाद में एनपीएज का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सेंटर जो है अब ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो और कैपिटलाइज कर सके पीएसबीज को, क्योंकि एक हद होती है पैसा देने की भी, कितना दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर बात की जाए तो उनके पास में भी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि वो इस पूरी सिचुएशन को टैकल कर सकें। और पीएसबीज ने जो लैंडिंग कैपेसिटी अपनी धीरे धीरे कम की है, जो कि अब 74 से 76% से घट के कितना हो गया, 60 से 65%, तो उसको कैसे कैप्चर करें, क्योंकि उनके पास में भी अभी थोड़ी बहुत कमी है। मतलब नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स कम है, इस वजह से वो जल्दी से पीएसबी जितना स्पेस छोड़ रहे हैं उसको ऑक्यूपाई करने में मतलब कैपेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे सिंपल आ जाता है कि इंडिया को ज़रूरत है कुछ और बैंक्स की। इसके लिए कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी वर्किंग ग्रुप अपॉइंट हुआ था, इंटरनल वर्किंग ग्रुप, और उन्होंने ये कहा कि जो एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइज 50,000 करोड़ रुपए तक है और उन्होंने पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उनको बैंक्स में कन्वर्ट कर दो। और एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो आप देखोगे उसमें कंट्रोलिंग होती है लार्ज कॉरपोरेट्स की, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस के कंट्रोलिंग वाले जिनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड सक्सेसफुल रहा हो, और उनमें आप देखोगे तो वो ही कहीं फिट एंड प्रॉपर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लेंडिंग करते हैं अल्टीमेटली मार्केट में। तो क्यों ना फिर उनको डिपॉजिट्स लेने का भी थोड़ा राइट दे दिया जाए। इसी चीज़ को कहीं ना कहीं पैनल ने सजेस्ट किया है। पैनल ने ये कहा है कि एनबीएफसी जैसे कि बजाज फिनसर हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, एल&टी फिनांस हो गया, एमएम फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, या फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली आप अलाउ करो। और ये आप देखोगे इनकी लैंडिंग बुक जो है ना वो कई बैंकों से भी ज़्यादा बड़ी है, तो क्यों ना फिर इनको बैंक का जो कैटेगरी है उसमें कंसिडर किया जाए। दूसरा हम देखें इनकी इंटेग्रिटी रेपुटेशन बेसिस पे कि वाकई में ये कितना रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको भी कंसिडर करो। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर इन सारे इंस्टीट्यूशन पे कोई डाउट वाली चीज़ आती ही नहीं है। तो क्यों ना फिर पब्लिक डिपॉजिट की एक्सेस भी इनको अवेलेबल कराई जाए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग फैसिलिटी अवेल कराए। क्रेडिट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी, तो हमारी जो इकोनॉमी अभी रिसेशन में स्टक्ड है उनको कहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो एनबीएफसी जो कि स्टैब्लिश्ड है उनको डिफरेंट बैंक्स में कन्वर्ट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इंश्योर करना कि कैसे भी करके एक कहते हैं ना आर्म हैंड डिस्टेंस होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, आर्म लेंथ डिस्टेंस होनी चाहिए जो कॉरपोरेट है उनके बिजनेस में और दूसरी तरफ बैंक्स में। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि जब नेशनलाइजेशन 1967 में किया गया था उसके पहले क्या प्रॉब्लम थी कि एक तरफ तो कॉरपोरेट्स, दूसरी तरफ उन्हीं के बैंक्स हो गए थे, तो वो बैंक्स थे वो लोन केवल कॉरपोरेट्स को ही दे रहे थे और किसी को फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे थे। इस वजह से फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1967 से नेशनलाइजेशन का शुरुआत की थी कि बैंकिंग का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है कि बिजनेस हाउसेज है ना वो कहीं अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं ना, वो ज़रूरी है देखना। और बाकी ये दो ऊपर की सर्कमस्टांसेज इनको तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक एडिक्वेट सेफगार्ड देने की भी ज़रूरत है एक बैंकिंग रेगुलेशंस के बेसिस पे देखा जाए तो, जिससे कि कनेक्टेड लेंडिंग के ऊपर ध्यान दे। हमें कहीं ना कहीं जो रीसेंट स्कैम्स हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके, जैसे आपने चंदा कोचर वाला जो देखा होगा आईसीआईसीआई का, या फिर यस बैंक का जो घोटाला आया वो आ गई प्रॉब्लम सामने, या फिर पीएसबीज में आप देखोगे तो जो पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं दबाव बना करके अपनी पार्टीज़ को लोन दिला देते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कनेक्टेड लेंडिंग को आप अवॉइड कराओ कैसे भी करके, कि
एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, लोन लेने वाले भी खुद और देने वाले भी खुद, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि एक बेटर सुपरविजन मैकेनिज्म की ज़रूरत है, पर इसके साथ साथ में हमें और भी बैंक्स की ज़रूरत है, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ बैंक्स इंक्रीज करना हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पेइंग फॉर पॉइजन। आर्टिकल लिखा हुआ है जेसिका सडन एंड अशोक गुलाटी। अगर आपको कोई कहे कि भाई पॉइजन पियो, और ये कहे कि भाई पहले पैसे दो फिर पॉइजन मिलेगा, और उसको पियो, प्रेशर और करे आप पे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरीके से दिल्ली या फिर इंडो गैंजेटिक रीजन में अगर देखा जाए तो वहाँ पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता चला जाता है जब भी ये विंटर्स आती हैं। और उसी टाइम पे आप देखोगे तो जो लोग हार्ड अर्न मनी से बेसिस पे टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसी से बेसिस पे जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, और उस सब्सिडी का एज ए रिज़ल्ट क्या निकल के आता है, ये जो स्टबल बर्निंग है या फिर जो भी आसपास के रीजन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है पंजाब हरियाणा में, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल एयर टाइट गैस चैम्बर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी रिड्यूस करने पे मजबूरी आ चुकी है, बहुत कम हो गया। अगर हम देखें हाईली पॉल्यूटेड रीजन्स में तो स्लो डेथ की तरफ वो धीरे धीरे लेके चली जाती है। विंटर्स के टाइम पे देखोगे तो विंड्स की जो स्पीड है वो भी स्लो होती जाती है, टेम्परेचर भी डाउन होता चला जाता है, तो इसकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं दिल्ली वाले रीजन में। अब आप देखोगे दिल्ली में पोल्यूशन लेवल जो है मोर देन एनफ पहुंच चुका है, चाहे वो कंजेस्टेड ट्रैफिक की वजह से हो, चाहे डस्ट की वजह से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से हो, चाहे वेस्ट बर्निंग की वजह से हो, या फिर पावर जनरेशन की वजह से जो कोल बर्निंग होती है उसकी वजह से जो स्मोक जनरेट होता है वो हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे पैडी स्टबल बर्निंग हो पंजाब हरियाणा में या वेस्टर्न यूपी में, ये सब मिला के कुल मिलाकर के हाल को ख़राब पे ख़राब किए जा रहे हैं। आप देखोगे टॉपअप जो है डेली का, अगर पोल्यूशन लेवल देखा जाए वो वेरी कर रहा है 1 से 42% तक टोटल पोल्यूशन का। मतलब वेरिएशन आप देखो, हर दिन 42% तक इंक्रीमेंट देखा जा रहा है पोल्यूशन में दिल्ली वाले रीजन में। तो कैसे जी रहे हैं लोग, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अगर सफ़र जो अभी आपको पता होगा, सफ़र को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्लीज़, ये किस चीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वैसे तो एयर पॉल्यूशन डिटेक्शन के लिए है। ठीक है, तो सफ़र की रीडिंग के बेसिस पे देखा जाए तो अक्टूबर 24 से लेकर नवंबर 19 तक का ये पूरा डेटा मिला है। तो आप देखोगे पॉइजन का एक बिग चंक यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल मेथड भी अवेलेबल है, सैटेलाइट्स का भी यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड मॉनिटरिंग सर्विलांस सिस्टम भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो केमिकल एनालिसिस भी है। तो उन्होंने ये चीज़ फाइनलाइज की है कि किस तरीके से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बिगड़ता चला जा रहा है, वो जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही बेकार हो गया है। इस पैराग्राफ में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, दिवाली के टाइम पे PM 2.5 का लेवल अगर देखा जाए दिवाली के बाद में, तो वो 1970 लेवल तक पहुँच गया है एज कम्पेयर टू 60। मतलब पर्टिकुलर मैटर 2.5 का लेवल होना चाहिए 60, एक सेफ वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो बढ़कर के 1970 तक हो गया। कहाँ पे? विवेक विहार में। ऐसे ही आप देखोगे मंडी मार्ग में कहाँ पहुँच गया? 1073 तक। ये हाल है दिल्ली में पोल्यूशन के। अब रही सही में एग्रीकल्चर जो है वो भी एयर पॉल्यूशन में लगातार कंट्रीब्यूट करती रहती है। और आप देख सकते हो जैसे जैसे 2 क्रॉप सीजन का टाइम आता है बीच का, तो उस टाइम पे जल्दबाजी में एक प्रॉपर वे, या फिर कहता है ना कि कम पैसे लगा करके फार्मर्स के पास में ऑप्शंस अवेलेबल ना होने की वजह से वो क्रॉप रेजिड्यूज को बर्न कर देते हैं, और उसकी वजह से ये सिचुएशन और ग्रेव हो जाती है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात की जाए तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं मतलब हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है। और यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि ये रैपिडली ग्रोइंग अमोनिया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अमोनिया NH3 इसके लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, और इसकी वजह है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, एनिमल हस्बेंड्री का ज़्यादा काम में आना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में लगातार आप देखोगे। दूसरी तरफ इसी के साथ में पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग भी है। इनकी वजह से कहीं ना कहीं अमोनिया का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और साथ में जो फाइन पार्टिकल्स है PM 2.5 या फिर PM 10, इनकी भी जो क्वांटिटी है लगातार बढ़ती चली जाती है। और
इन सब की वजह से जो सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स बन जाते हैं, सेकेंड पार्टिकुलेट्स जो कि प्राइमरी बेसिस पे जितना भी डायरेक्टली एमिट किया जाता है उनका एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके जो एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता है वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि ओजोन का बनना, ग्राउंड ओजोन का बनना। तो आप देखोगे इंडियन सिटीज़ की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स की बात करें या सेकंड पार्टिकुलेट्स की बात की जाए, इनके बारे में हमारे यहाँ पर स्टडी इतनी अवेलेबल नहीं है। बट चाइना का जो एक्सपीरियंस है उसका यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल्स अवेलेबल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हर मतलब जितना एमिशन हमारे यहाँ पर होता है उसका क्वार्टर से थर्ड तक, मतलब 1/4 से 1/3 तक आप देखोगे लगभग 25% से 33% तक कंट्रीब्यूशन अगर आप पोल्यूशन में देखोगे तो वो सेकेंडरी पार्टिकुलेट्स करते हैं। तो हम देख सकते हैं प्राइमरी जो डायरेक्टली एमिट होते हैं वो तो है ही, पर उनके एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ की रिएक्शन की वजह से दूसरे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी पॉल्यूशन का काम करते हैं, पॉल्यूटर का काम करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन की बात की जाए, जो कि इंडस्ट्रीज़, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, एमिशन इनकी वजह से कहीं एमिट होते रहते हैं, वो आप देखोगे क्रॉप यील्ड में भी डबल डिजिट का लॉस करती है। कहने का मतलब पोल्यूशन केवल ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हार्मफुल है। और ओजोन की अगर बात करें वो प्लांट सेल्स को डैमेज करता है, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को हैंडीकैप कर देता है। पार्टिकुलेट मैटर की अब बात करें तो वो सनलाइट को प्रॉपर नीचे नहीं आने देता, जिससे कि क्रॉप अगर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहे तो उनको लाइट नहीं मिलती। तो इससे क्या है, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टॉनी फिशर है उन्होंने 2019 में एस्टीमेट बताया कि आप देखोगे ये दोनों पॉल्यूटेंट दोनों कंबाइन अपना इफेक्ट जब दिखाते हैं तो इंडिया में लगभग वीट की यील्ड में 30% तक कमी आई है। अब आप देखो कितना घातक है ये। इसी तरीके से आप देखोगे जो ग्राउंड लेवल का ओजोन है उससे भी हरियाणा और पंजाब में राइस यील्ड को 1/4 से 1/2 तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी हार्मफुल है भाई ये तो, ठीक है, ये आप लिख लेना, पॉइंट्स बड़े काम के हैं। आयरनी ये आती है कि एग्रीकल्चर का जो पोल्यूशन है ना उसके लिए टैक्स पेयर्स जो अपना खुद का पैसा देते हैं और उसी को सब्सिडी के तौर पे गवर्नमेंट इनको अवेलेबल कराती है फार्मर्स को, और उसी के रिजल्ट पे फिर जो खुद जो सिटीजन्स हैं जो टैक्स पेयर्स हैं वो फिर ब्रेद करते हैं एग्रीकल्चर पोल्यूशन की वजह से या एग्रीकल्चर की वजह से जितनी परेशानियाँ होती हैं। तो आप इसी को तो कह रहे हो ना यहाँ पे, पेइंग फॉर पॉइजन, टैक्स भी दे रहे हैं और फिर भी पॉइजन को ही ब्रेद करना पड़ रहा है। अब ज़रूरत है कि एक पॉलिसी अटेंशन दिया जाए, किसी भी तरीके से पैडी स्टबल्स को बर्निंग को रिमूव किया जाए, इसको डिस्पोज करने की ज़रूरत है। करंट सिस्टम ऑफ सब्सिडी जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है कि किस तरीके से स्टबल्स की बर्निंग की जा रही है फील्ड्स में, ठीक है। जैसे फ्री पावर, सस्ते में अगर जो सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसकी वजह से क्या होता है, फ्री पावर हो गई तो फिर वो एक्सप्लॉइटेशन, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन भी ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा पानी निकलेगा, और उसी चीज़ की वजह से पानी की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसी चीज़ की वजह से तो पैडी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना पंजाब हरियाणा में। तो क्यों ना वहाँ पर दूसरा काम किया जाए, वहाँ पर दूसरी एक क्रॉपिंग पैटर्न को प्रोमोट किया जाए। आज आप देखोगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के पास में कितना ज़्यादा स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है, उसके बावजूद भी राइस का प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, तो उसके पीछे ये सब्सिडी काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो क्यों ना फिर इनको दूसरे सेक्टर्स के लिए, दूसरे चीज़ों के लिए इनको एनकरेज किया जाए। सिमिलरली अगर हम देखें अमोनिया का पॉल्यूशन है तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह है फर्टिलाइज़र में दी जाने वाली सब्सिडी। क्योंकि फिर वही बात है, इसके बारे में हम बहुत से आर्टिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि सस्ते में जब इनको फर्टिलाइज़र मिलता है फार्मर्स को, तो वो क्या ऐसे ही रेकलेसनेसली यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसमें यूरिया जो कि ग्रैन्युलर छोटे छोटे दानों के तौर फॉर्म में जो आता है उसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जो आराम से रखा भी जा सकता है, और नाइट्रोजन बेस्ड ये फर्टिलाइज़र है, और इसी से फिर डेराइव होकर के NH3 अमोनिया बनता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, स्टोर करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा अमोनिया को रिलीज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरिया,
ठीक है, अब आप देखोगे इसकी वजह से फर्स्ट प्लेस में तो ये नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, फिर साइकिल में अल्टीमेटली क्या बन जाती है, प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये बात ठीक है कि टारगेट तो ये होता है कि क्रॉप को बेनिफिट हो, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर दिया जाए तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, बट इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंस के तौर पे निकल के आ रहा है। और उस पोल्यूशन का रिजल्ट क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्रॉप को खुद को लॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अब आपको एक जो सब्सिडी वाली पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके बेसिक ग्रैन्यूल्स जो है जैसे कि वीट या फिर जो चावल है उससे थोड़ा सा हट करके अब क्रॉप पैटर्न को प्रमोट करने की ज़रूरत है इंडो गैंजेटिक रीजन में। ठीक है, हमें ज़रूरत है कि इस पॉइजन को अब रोका जाए या फिर इन सब्सिडीज़ को रोका जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टिव पॉलिसी क्या हो सकती है कि कैसे भी करके पावर की सब्सिडी रिड्यूस करो, फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी रिड्यूस करो, या फिर प्रोक्योरमेंट के लिए जो एमएसपीज डिक्लेयर करते हो आप उनको बंद करो। और ज़रूरत है हमें कि फार्मर्स को सब्सिडीज़ की बजाय अब दिया जाए इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की तरफ ले जाई जाए, जिससे कि वो अब पैडी वाले रीजन में आप ऑर्किड्स को मतलब ग्रो कर सको, प्लांटेशन पे ध्यान दे सको, जिससे कि ड्रिप इरिगेशन प्रमोट करो, वेजिटेबल्स का काम ज़्यादा हो, फ्रूट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कॉर्न हो, कॉटन हो, पल्सेज हो, ऑयल सीड हो। इससे क्या होगा, इनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है तो कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, तो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप बैक टू बैक जो राइस प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से ही तो स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है ना फार्मर्स को। तो क्यों ना फिर आप सब्सिडी से इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की तरफ जाओ, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ज़रूरत है इस टाइम पे एक डाइवर्सिफिकेशन पैकेज की, जो कि लगभग 10,000 करोड़ तक का हो सकता है आने वाले 5 सालों में। और इसको देखोगे तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दोनों आगे चल करके देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट ये अपने आप में कदम साबित हो सकता है। स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो पावर सब्सिडीज़ को बचाए, और जो वाटर टेबल डिप्लीशन है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। जब पावर सस्ती नहीं होगी तो लोग यूं पंप चला करके ऐसे नहीं छोड़ेंगे पानी को, ठीक है, क्योंकि पानी वैसे ही आपको पता है, अभी जो ब्रह्मपुत्र वाला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास में केवल 4% वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, जबकि हमारी पॉपुलेशन देखा जाए तो वर्ल्ड की केवल ऑलमोस्ट 17% पॉपुलेशन इंडिया के पास में है। ठीक है, तो ज़रूरत है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, और वो होनी चाहिए डिमांड ड्रिवन। डिमांड जो मार्केट में होगी उस चीज़ के बेसिस पे एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है वैल्यू चेन का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग पे काम किया जाए, एक वैल्यू चेन बनाना, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है इस तरीके से। अगर फर्टिलाइज़र फ्रंट की हम बात करें तो एक मैसिव सब्सिडाइजेशन जो यूरिया पे दिया जाता है, जो लगभग आप देखोगे अगर यूरिया का एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपये पर किलोग्राम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें से 75 रुपये तो गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे दे देती है। तो उस चीज़ को अब ख़त्म करो, फार्मर्स को अब सब्सिडी तो देना बंद करो, और उनको पर हेक्टेयर कैश ट्रांसफ़र दे दो अकाउंट में, फिर देखो वो अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। फिर फर्टिलाइज़र अगर 100 रुपये का 100 रुपये में ही मिलेगा मार्केट में, तो फिर वो सोच समझ करके ही खरीदेंगे मार्केट से यूरिया को। अभी तो क्या 25 रुपये में मिलती है, तो फिर वो उठा करके मन में आए तो ज़रूरत चाहे किसी और की है, मतलब पोटास की कमी है खेत में, पर डाल देते हैं यूरिया। अब आप देखो कितना मतलब एक अनसाइंटिफिक मेथड यूज़ किया जा रहा है हमारे यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो यूटिलिटी होती है उसको अगर देखा जाए तो ज़रूरत है एक क्रॉप न्यूट्रल वे में सब्सिडीज़ दी जाए, डिमांड ड्रिवन बेसिस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अगर पेडी के लिए हम लगातार ऐसे रखेंगे तो ये बर्निंग की प्रॉब्लम लगातार चलती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट को भी एमएसपी जो डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, वो पैडी के लिए ना करके मार्केट पे फ्री छोड़ देना चाहिए। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम को अगर डबल करना है, एफिशिएंसी अगर हमारे रिसोर्सेज यूज़ करने की एफिशिएंसी है उसको अगर बढ़ाना है, या पोल्यूशन को डिक्रीज करना है, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल सकती है अगर इस सोल्यूशन पे काम किया जाए। सब्सिडी हटाओ और सीधा कैश ट्रांसफ़र करो पर हेक्टेयर बेसिस पे, तो ये विन विन सोल्यूशन है। और करंट गवर्नमेंट ने एग्री मार्केटिंग में जो रिफॉर्म्स लाए हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, और अब ज़रूरत है कि इनपुट सब्सिडीज़ की बजाय हमें एक नए तरीके से काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ वर्ल्ड टू विन। इसमें बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे हैं सुदेंद्र कुलकर्णी जी,
देखो, जब जो बाइडन अभी जो इलेक्ट प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने जैसे ही इलेक्शन जीता तो उन्होंने क्या कहा, आई प्लेज टू बी अ प्रेसिडेंट हु सीक्स नॉट टू डिवाइड बट टू यूनिफाई, हु डजंट सी रेड स्टेट्स एंड ब्लू स्टेट्स, ओनली सी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि हम हमारी सोसाइटी को मैं डिवाइडेड नहीं रखूँगा, मैं यूनाइटेड रखूँगा। जो कि 46th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत करके अब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जहाँ तक जनवरी में उनका ऑथ सेरेमनी हो जाएगा। तो आप देखते हो यूनाइटेड नेशन के लिए ही आज पोलराइजेशन है वो यूनिक नहीं है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, फ्रांस हो, चाहे टर्की हो, ब्राज़ील हो, हर तरफ आप देख सकते हो डिवीज़न देखा जा रहा है। मतलब पोलराइजेशन तो ग्लोबल इशू बन करके निकल के आ रहा है। कहीं पर सोसाइटीज़ के नाम पे आ रहा है तो कहीं पे खुद की गवर्नेंस को लेकर के नाम पे आ रहा है, कि कैसे भी करके दो धड़ों में डिवाइडेड है पूरी दुनिया। 21वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो इन एक अर्जेंसी कहीं ना कहीं कंपेल होती हुई दिखाई दे रही है कि कैसे भी करके इस डिवाइडेड वर्ल्ड को यूनाइटेड कैसे किया जा सके, इन पूरे घावों को कैसे भरा जा सकता है। आज कोल्ड वॉर के टाइम पे देखोगे, 1990s के टाइम पे, तो आज के 3 दशक पहले इतना ज़्यादा वर्ल्ड फ्रैक्चर्ड नहीं था जितना आज है। जितनी अनसर्टेनिटीज़ आज हैं, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आज उभर के आ रही हैं, उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पहले नहीं हुआ करती थी। आज एक तरफ यूएस चाइना के बीच में रिलेशंस देखो तो कितने बुरे तरीके से, बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जो दोनों की दोनों टॉप इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की। दूसरी तरफ वर्ल्ड के 2 टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, इंडिया चाइना, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं लद्दाख वाले रीजन में। तो तीसरी तरफ आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान, वो अब लगातार इनकी आर्मीज़ एंडलेस कॉन्फ्रंटेशन का सामना करती हुई दिखाई दे रही है एलओसी के अक्रॉस। वेस्ट एशिया में देखोगे, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, एक हॉट वॉर सा चल पड़ा है। चारों तरफ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं। ब्राज़ील की बात करो तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट्स को जलाने के ऊपर भी काम किया है, तो आग भी लगी तो उनको रोकने तक का भी काम नहीं किया। कहने का मतलब क्लाइमेटिक इश्यूज़ पर भी कहीं ना कहीं रेकलेसनेस देखी जा रही है, लापरवाही बरती जाती हुई दिखाई दे रही है। जो कि आज देखोगे तो अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के पार्ट है, जो कि हमारी अर्थ के लंग्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो लगातार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इशू भी बढ़ता चला जा रहा है। इसी के अलावा आप देखोगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की जब बात आती है तो कोई भी देश आगे लीडरशिप में नहीं दिखाई देता है। आज यूएस और रशिया के बीच में इकलौती एक न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने का पैक्ट बाकी है, जो कि फरवरी 2021 में खत्म हो जाएगा। और उस पैक्ट का नाम क्या है? द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। और जैसे ही ये एक्सपायर हो जाएगी तो इसके बाद में दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा जिसके बेसिस पे न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने की बात की गई हो। कहने का मतलब कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे एक्सपोज की जा रही है राइटर के द्वारा, और शानदार तरीके से। दूसरा, अगर देखें आज कोविड-19 की वजह से देखो कितना अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रही है, तो ज़रूरत है कि कैसे भी करके जो वैक्सीन डेवलप हो तो एक अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करते हुए पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन को वो वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए। वर्ल्ड इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है, इक्विटेबल बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ, जिससे क्या होगा कि पुअर्टी इरेडिकेशन आराम से किया जा सके, जिससे कि क्लाइमेट एक्शन के लिए सभी देश मिलकर के काम कर सकें और प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकें। हमें मिलिटराइजेशन ऑफ द ओशियंस को भी रोकने की ज़रूरत है, तो स्पेस में भी मिलिट्री सेगमेंट को नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये आप देखते हो, ये सब का सारे के सारे क्या हैं? ये ग्लोबल कॉमन्स। कहने का मतलब जहाँ पर एक इंडिविजुअल कंट्री पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जबकि वो ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाई देता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। इसका आज देखो कोविड-19 ग्लोबली सारे कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 2 सवाल बड़े अच्छे उठ के आते हैं, उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, क्या वर्ल्ड के पास में, क्या हमारे पास में ऐसे लीडर्स हैं जो कि ग्लोबल विजन रखते हों, जो अपने केवल नेशनल पर्सपेक्टिव रेस्पेक्ट में ही ना सोच करके ग्लोबली सोचे? क्या ऐसा है हमारे पास में? दूसरा सवाल यह आता है, क्या नेशनल गवर्नमेंट इतना एडिक्वेट कमिटमेंट शो कर पाएंगी कि एक इंटरनेशनल कॉपरेशन के बेसिस पे इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके? तो ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। ठीक है, तो हमें ग्लोबल गवर्नेंस को बिना इफेक्ट किए इन सारी प्रॉब्लम को अगर हम टैकल करेंगे तो देखो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। केवल एक डिसऑर्डर, डिवीज़न
और आप देख सकते हो लगातार कॉन्फ्रंटेशन लगातार चलती रहेगी, वॉर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है कुछ रेडिकल आइडियाज़ पे काम करने की। उनमें सबसे पहला रेडिकल आइडिया है कि कैसे भी करके एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जस्टिस प्रोमोटिंग गवर्नेंस सिस्टम की ज़रूरत है, जो नेशंस के बीच में, जैसे चाइना इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, इनके बीच में, या चाइना यूएसए के बीच में जो फिशर्स हैं, जो गैप आ गए, उनको हील कर सके। तो एक ज़रूरत है कि कैसे भी करके यूनाइटेड, सेफर और बेटर वर्ल्ड बनाने की। हमें ज़रूरत है एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की, नंबर 1। नंबर 2, हमें ज़रूरत है कि जो नेशंस हैं या फिर नेशन स्टेट्स जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, राष्ट्र जिनको बोलते हैं, उनको ज़रूरत है कि वो लगातार अभी जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा शिफ्ट लेकर के आए। ठीक है, अपनी खुद की, जैसे नेशनल सॉवरेनिटी के लिए सभी कंट्री अपने हिसाब से काम करते हैं, तो आप ग्लोबल आइडियाज़ के लिए उसी नेशनल सॉवरेनिटी को एक बैरियर की तरह देखते हो। क्योंकि ह्यूमैनिटी जब यूनाइटेड होना चाहे, एक ह्यूमैनिटी के बीच में जो फ्रेटर्निटी या भाई बंधुता की जो भावना होनी चाहिए, उसके बीच में नेशनल सॉवरेनिटी एक अपने आप में, आप देख सकते हो, बैरियर का काम करती है। तो कहने का मतलब ज़रूरत है कि कैसे भी करके इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्टेडनेस रीजन वाइज ग्लोबली हम देख सकते हैं आनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये नेशनल जो सॉवरेनिटी की बात बार बार राइटर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेनेस बन के रह जाएगा। एक बड़ा, कहते हैं ना कि एडवर्स इफेक्ट इसका कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो ज़रूरत है कि हम एम्ब्रेस करें, हम बढ़ावा दें वर्च्यूज़ ऑफ शेयर्ड सॉवरेनिटी, कि भाई सॉवरेनिटी तो पूरे प्लेनेट की देखो आप, कनेक्टिविटी प्रमोट करो, चाहे फिजिकल हो, डिजिटल हो, कल्चरल हो, पीपल टू पीपल हो। प्रायोरिटी दो कि कैसे भी करके ये जो टेरिटोरियलिटी की जो बात हो रही है उसको थोड़ा सा साइड किया जाए। ज़रूरत है एक वर्ल्ड में रिलायबल नई स्ट्रक्चर बनाने की, जहां पर कलेक्टिव ग्लोबल या फिर रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए। दूसरा ऑप्शन। नंबर 3 ऑप्शन की बात करें, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनमें अगर मिलिटराइजेशन कर दिया गया है तो उसको क्रिमिनलाइज कंसिडर करो। क्योंकि दो देशों के बीच में जब तक डिवीज़न है, दो देश अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का सामना करते हुए दिखाई देंगे तो वहाँ पर तो देखो उसको क्रिमिनलाइज करो। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं कि हमें एक नेचुरल कोरोलरी की ज़रूरत है कि कैसे भी करके वर्ल्ड कम्युनिटी को कंपेल किया जाए कि सभी नेशंस, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, स्पेशली बड़ों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, बड़े और पावरफुल, कि वो अपने खुद के जितने भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। ये आप ज़रूर लिखना ये, क्योंकि ये अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है और इन पे काम होना भी चाहिए। ठीक है। 5th अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन देखो एक इनकैपेबल और अपने खुद के मैंडेट्स को डिस्चार्ज करने में कहीं ना कहीं फेल होती हुई एक इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, जहां पर यूनाइटेड नेशन को ज़रूरत है कि उसमें रिफॉर्म लाए जाएं और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉडी में कन्वर्ट किया जाए इसको। जैसा कि फर्स्ट सजेशन में ही दे दिया था कि एक डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि सभी कंट्रीज़ को इक्वल पावर मिले, इक्वल से मिले। ज़रूरत है कि जो भी नेशंस हैं जो ऑफेंसिव वॉर्स डिक्लेयर करते हैं, उनको आप देखोगे तो कोई भी डिस्प्यूट को अगर अपने, जैसे मान लो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको अगर वो वॉर में कन्वर्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्वेश्चन उठाए जाए और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए उनकी मेंबरशिप को। कहने का मतलब ये है कि रिफॉर्म लाए जाए यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं P5s, उनको अपनी जो एक पावर है उसको कम